हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्पंदन स्फूर्ति क्वार्टर टू रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ। इसकी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब जून 2024 के इसके रिजल्ट आए थे, जो कि उसमें इनका काफ़ी एनपीए बढ़ गया था और जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ था। और उसके बाद अभी जो सितंबर 2024 के रिजल्ट हैं उसमें तो इनके एनपीए बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। 4.88 के ग्रोस एनपीए हैं और आप देखेंगे, और नेट एनपीए 0.97, जिसके चलते इनको बहुत प्रोविजंस करने पड़ गए हैं। और इनका नेट प्रॉफिट अभी -204 पोस्ट किया कंपनी ने। और इसके चलते कंपनी ने क्या किया है कि अपना जो लोन डिसबर्समेंट की ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो कर दी है। तो कंपनी ने अपना एयूएम काफ़ी डिक्रीज़ कर दिया है, जो कि इनके पहले लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोन डिसबर्स लगभग 10,500 के आसपास के थे, जो कि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 9,000 करोड़ के आसपास के बचे हैं। तो अभी मैनेजमेंट ने क्या बोला है इस करंट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद और आगे की इनकी कैसी प्लानिंग रहेंगी, वो आप यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स में जाके अगर आप ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे तो लेटेस्ट इनकी जो कौन कॉल है उसकी समरी यहाँ पे पूरा दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी समरी बताता हूँ कि लेटेस्ट इनकी कौन कॉल में क्या डिस्कस हुआ है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इसको लेके। जो पहले से इन्वेस्टेड हैं क्या उनको एवरेज करना चाहिए, या फिर जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं क्या अभी सही रहेगा इन्वेस्ट करना। और उससे पहले अगर एक और चीज़ मैं आपको इस क्वार्टर के इनके डिसबर्समेंट भी दिखाऊं तो वो भी इन्होंने 40% कम कर दिया है। लगभग लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में इनकी 2512 करोड़ के लोन डिसबर्स किए हुए थे, जबकि इस क्वार्टर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1514 करोड़ के लोन डिसबर्स किए हैं। तो कंपनी काफ़ी प्रिकॉशंस ले रही है अब नए लोन डिसबर्स करने में, क्योंकि अभी पूरे इंडस्ट्री में ही स्लो डाउन चल रहा है थोड़ा। मैनेजमेंट ने बताया कि अभी इंडस्ट्री कई सारे चैलेंजेस फेसेस कर रही है। सबसे पहले तो सेक्टोरल शिफ्ट्स। तो मैनेजमेंट ने अपनी कोर कॉल में बताया कि कोविड के बाद जो इनका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का, उसमें काफ़ी डायल्यूशन देखा गया है। ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल जो है ये कि एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एक बहुत ही कोर पिलर है। तो जेएलजी अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें 5 से 10 बोरोवर होते हैं लगभग, जो एक दूसरे के लोन्स के लिए कलेक्टिवली गारंटी देते हैं। और इसका मकसद होता है कि रीपेमेंट डिसिप्लिन बनी रहे और लोन्स डिफॉल्ट ना हो। तो इसमें डायल्यूशन का मतलब अभी कंपनी बोल रही है कि जो इसमें क्या होता है, इस मॉडल में रेगुलर सेंटर मीटिंग्स होती रहती हैं जिसमें बोरोवर्स और लोन ऑफिसर्स आपस में मिलते हैं, रीपेमेंट शेड्यूल को डिस्कस करते हैं और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी मेंटेन करते हैं। तो अभी कंपनी बोल रही है कि कोविड के बाद से इसकी अटेंडेंस काफ़ी कम हो गई है और लगभग 55-60% के आसपास अभी इसकी अटेंडेंस पहुंच गई, यानी कि जो लोन बोरोवर्स हैं वो काफ़ी कम प्रेजेंट रहते हैं अब ऐसी मीटिंग्स में, जो कि पहले काफ़ी हाई होती थी, जिसकी वजह से अब बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच का थोड़ा डायरेक्ट एंगेजमेंट कम हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं और रीपेमेंट डिसिप्लिन तो वीक हो गया है। और इस डिसिप्लिन के एब्सेंस में कंपनी बोल रही है कि बोरोवर्स ने मल्टीपल लेंडर से लोन्स लेना शुरू किया है, जिसकी वजह से रीपेमेंट कैपेसिटी पे और उनकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और कंपनी के अभी नेट एनपीए बढ़ गए हैं। दूसरा, कंपनी का जो स्टाफ है वो भी कंपनी को काफ़ी छोड़ के जा रहे हैं, जो कि वर्क फोर्स स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर चैलेंज है। और लगभग जो लोन ऑफिसर्स होते हैं इनके, वो 1 साल से पहले ही कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। लगभग 67% का इनका एट्रिशन रेट है। तीसरा कारण कंपनी ने बताया कि जो इनके बोरोवर हैं वो काफ़ी ओवर लेवरेज हैं, वो 3-4 जगह से लोन ले रहे हैं, तो इस वजह से भी इनका जो नेट एनपीए बढ़ गए हैं। हालांकि स्पंदना बोल रही है कि उन्होंने अपना टिकट साइज़ पहले से ही मैक्सिमम 80,000 तक लिमिट किया हुआ है, लेकिन फिर भी रीपेमेंट कैपेसिटी जो बोरोवर की है वो उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। चौथा कारण इन्होंने बताया कि क्लाइमेट डिसरप्शंस की वजह से भी इनके कलेक्शंस में थोड़े चैलेंजेस आए हैं, कुछ रीजन्स में भारी बरसात और फ्लड होने की वजह से। तो ये सब चैलेंजेस फेस करने के लिए कंपनी ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। सबसे पहले तो स्पंदना बोली है कि उन्होंने एम्प्लॉय रिटेंशन पे थोड़ा फोकस किया है, कुछ रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम लेकर आए हैं, बेटर लीव पॉलिसीज़ रखी है अपने स्टाफ के लिए और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने की कोशिश कर रही है। ब्रांच मैनेजर्स को रिटेन करने के लिए उन्होंने मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बजाय पर्सनल एंगेजमेंट को फोकस उस पर ज़्यादा डाला है और 78% मैनेजर्स को लगभग रिटेन कर लिया है इन्होंने। और दूसरा, अभी कंपनी डिसबर्स करने में थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ले रही है, जो कि मैंने दिखाया भी आपको कि क्वार्टरली डिसबर्समेंट इनके काफ़ी कम हो गए। तो अभी इन्होंने नए क्रेडिट बोरोवर्स को ऑन बोर्ड करना बंद कर दिया है और मैक्सिमम 3rd बोरोवर्स तक ही लैंडिंग लिमिट कर दिया है, यानी कि जिसने पहले 2 जगह लोन लिया होगा मैक्सिमम उसी को ये लोन देंगे। तो ये उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाई है और इन्होंने सुपरवाइज स्पेंस, केवाईसी चेक्स और फोर्ड डिडक्शन को भी थोड़ा स्ट्रेंथन कर रहे हैं कंपनी बोल रही है, जिससे इनकी ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी अच्छे से बनाई जा सके।
और साथ ही साथ जो इनके अभी लोन डिफ़ॉल्ट हुए हैं उनके लिए इन्होंने एक डेडिकेटेड कलेक्शन टीम बनाई है और बोरोवर टू लोन ऑफिसर रेशियो को सिलेक्टेड ब्रांचेस में रिड्यूस किया है। और इस कलेक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ब्रांचेस को ग्रोथ, स्टेबल और फोकस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये जो कलेक्शन टीम बनाई गई है, कंपनी बोल रही है कि जो स्टेज 2 और स्टेज 3 पे इनके लोन चले गए हैं, काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं, तो ये कलेक्शन टीम उन डिफ़ॉल्ट लोन्स को रिकवरी करने के लिए बनाई गई है बेसिकली। और ये बोल रहे हैं कि हर एक ब्रांच लेवल पे इन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस लेयर भी बनाई है, जिससे और प्रोसेस थोड़ी एडहेयर हो सके और कस्टमर सर्विस और ज़्यादा इंप्रूव करें ये लोग। तो अभी फ्यूचर आउटलुक मैनेजमेंट के हिसाब से ये है कि मैनेजमेंट को लगता है कि अभी जो चैलेंजेस हैं वो सब टेम्पररी है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक, यानी कि 4th क्वार्टर तक इनके सारे ऑपरेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे और पोर्टफोलियो क्वालिटी और कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। बट फिर भी मैनेजमेंट का जो आउटलुक है वो काफ़ी कॉशियस है। ये लोग अभी सोच समझकर ही नए लोन डिस्पर्स करेंगे और पूरा स्ट्रिक्टली चेक करके बैकग्राउंड, उसके बाद ही अच्छे लोन्स देंगे। और आज की डेट में अगर कंपनी की मैं ये सब लॉस हो जाने के बावजूद भी अगर कंपनी की आज की डेट में आपको नेटवर्थ दिखाऊं, यानी कि खुद का कितना पैसा है, तो 71 करोड़ प्लस 3435, इतना इनकी आज की डेट में इनके पास खुद का पैसा है। 3506 इनके पास खुद का पैसा है। और आज की डेट में लोन कितने डिस्पर्स किए हुए हैं, 9100 प्लस दिस, यानी कि लगभग 9500 लोन इन्होंने डिस्पर्स किए हुए हैं। और उसका आज की डेट में इनके डिफ़ॉल्टी लोन्स का नेट एनपीए कितना बचा है, 0.99, यानी कि लगभग 1%, यानी कि टोटल आज की डेट में इनके जो लोन्स डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं कितने हैं, 9500 के 1%, यानी कि 95 करोड़। तो अगर इनकी नेटवर्थ में से ये 95 करोड़ आज की डेट में माइनस कर दें, तो आज की डेट में कंपनी की नेटवर्थ लगभग 3411 करोड़ की निकलेगी। और अभी पूरी कंपनी अगर हम लोग देखें तो लगभग 2800 के मार्केट कैप पे ट्रेड हो रही है, तो ये काफ़ी सस्ती हो गई है बुक वैल्यू के पर्सपेक्टिव से। बट अभी हमें ये देख के इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट ट्रैक करने हैं, क्योंकि ये नेट अगर आने वाले क्वार्टर में भी लॉस पोस्ट हुआ तो फिर ये नेटवर्थ और कम हो सकती है, क्योंकि कंपनी का उस केस में फिर जैसे इस क्वार्टर में इनके खुद का पैसा कम हुआ है लॉस आने के चलते, फिर इनको और खुद की नेटवर्थ कम करनी पड़ेगी, खुद का पैसा निकाल के रखना पड़ेगा प्रोविजन करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट हमें देखना है, ये पॉजिटिव आता है और इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी अगर बढ़ जाती है तो अभी हमें इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट ट्रैक करने हैं एवरेज करने से पहले। और साथ ही साथ अगर इसका चार्ट भी हम लोग देखेंगे, अभी इसका अगर देखेंगे तो ये अपने जो रिसेंट इसने हाई बनाया था लगभग 10 जून 24 के आसपास, उससे ये 66% के आसपास, यानी कि लगभग 2/3 ये गिर चुका है। और जिस दिन अभी इसका लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे 28 अक्टूबर को, उसके अगले दिन 29 अक्टूबर को ये काफ़ी गैप डाउन खुला और काफ़ी नीचे गिरा है। तो अभी इसका चार्ट भी लगातार नीचे गिरता जा रहा है और रिवर्सल के कोई साइन नहीं दिख रहे, ये अपने लगातार नए लोअर लोस बनाता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी इसमें अगर आपकी होल्डिंग है तो उसको होल्ड करना है, बिल्कुल भी उसको सेल नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशंस इंप्रूव होने में हो सकता है टाइम लगे, बट उसके चलते लॉस में सेल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर इसका नॉर्मल रिजल्ट भी आने लगा जैसा इसका पहले क्वार्टर में रिजल्ट आता था, और ये ज़्यादा ना जाके सिर्फ और सिर्फ अपने जो इसका प्रीवियस ये रिसेंट हाई था उसके पास भी जाए, तो वहाँ तक जाने में भी इसका लगभग 3 टाइम्स का पोटेंशियल है। और इसको आने में अगर 3 टाइम्स होने में 2-3 साल लग गए तो भी काफ़ी अच्छा नंबर है, और तब तक 9-10 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका होगा। और ऐसा नहीं होगा कि सारे ही रिजल्ट आगे भी खराब आएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा है और इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, वो भी इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ लोन के लिए कोई मना ही नहीं करता। और गांव वगैरह में भी आप जाएंगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी लोग लोन लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में भी इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है और आगे चल के ये काफ़ी बढ़ने वाली है। और इसमें अगर हमें एवरेजिंग भी करनी है तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करनी है, ऐसा नहीं कि सारा एवरेज आज ही कर दिया, धीरे धीरे मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, जैसे ही हमें लगेगी सिचुएशंस इंप्रूव हो रही है तो हम धीरे धीरे अपना होल्डिंग्स इसमें एवरेज करेंगे, जिससे कि जब ये ऊपर जाए तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हमने लोअर प्राइस पे इसको बाय किया होगा। तो ये था मेरा इसको लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें अगर आपको इस कंपनी से लेके अभी रिजल्ट से लेके कोई स्पेसिफिक डाउट है। गलती से भी पैनिक में आके सेल नहीं करना है, क्योंकि 1-2 क्वार्टर रिजल्ट बेकार हो जाने से कोई कंपनी बेकार नहीं होती। इसके पहले भी देखेंगे आप अगर तो बड़े बड़े लॉसेज आए, -220 करोड़, 55 करोड़। तो ऐसे ही सिचुएशंस में जो लोग अच्छी कंपनी को एक्यूमुलेट करता है 1-2 क्वार्टर खराब हो जाने की वजह से, वही लोग अच्छा पैसा बनाते हैं। बट आपको थोड़ा सोच समझ के एवरेज करना है एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही मेरी तरफ से, अगली वीडियो में मिलते हैं।